हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और जो कि क्लास 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन ना हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जिसने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया। सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया। ठीक है, क्या लिया, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया। ठीक है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड in a solution. He observed that an insoluble substance has formed. The color and the molecular formula of the insoluble substance. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों को हमने मिक्स किया। तो सोडियम सल्फेट होता है क्या बेटे, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है, अच्छा पहली चीज कि बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद ना। तो आपने उसके लिए क्या करना है, पहले तो फॉर्मूले बनाना सीखना है कि केमिकल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखा, तो देखो Na क्या होता है, Na+ होता है। ठीक है, सल्फेट क्या होता है, SO4 2- होता है। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो जो ये टर्म्स होते हैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 2 है वो Na के साथ आ जाएगा और 1 आएगा SO4 के साथ। SO4 के साथ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हम शो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, Na2SO4। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, हो सकता है कि जब आप ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको पता हो कि भैया क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन रहा होगा। लेकिन बच्चों को बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला याद नहीं होगा। अगर बाई चांस अगर आप ऑप्शंस ध्यान दो तो देखो बेरियम सल्फेट देखो सभी में BaSO4 है, सभी में देखो BaSO4 है, BaSO4 है। लेकिन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो उसके लिए आपको चीज आनी भी चाहिए कि कैसे करना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए देखो क्या होगा, समझ में आ रहा है कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। लेकिन बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Ba के आगे ऊपर +2 का चार्ज होता है, SO4 के आगे ऊपर ये -2 का चार्ज होता है। अब ये जो टर्म्स हैं इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, Ba2SO4 होल ट्वाइस। तो देखो ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, सेम टर्म्स हैं। तो हम सेम टर्म्स को क्या कर सकते हैं बेटे, क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा, BaSO4। ठीक है, तो कंपाउंड तो बन गया BaSO4। ठीक है, क्या बना, BaSO4 साथ में NaCl बना। अब जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये होता है व्हाइट कलर का। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो देखो यहाँ पे BaSO4, देखो सारे ऑप्शंस में BaSO4 था। ठीक है, तो देखो BaSO4 सभी में देखो Ba है और देखो SO4 भी है, Ba भी है और SO4 भी है सभी में। तो आपको पहले तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तभी जाके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, और जो कंपाउंड है ये इसका कलर कैसा है, व्हाइट कलर है। तो हमारा ऑप्शन सी में हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर है और क्या है, BaSO4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या है हमारे पास, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट है, इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब। कह रहे हैं कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया हमने, किसमें लिया, बॉइलिंग ट्यूब में लिया। द बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, मतलब उस बॉइलिंग ट्यूब को हमने हीट किया। अब क्या करना है, स्टेट द कलर ऑफ द फ्यूम्स इवॉल्व एंड द रेसिड्यू लेफ्ट। मतलब कह रहा है कि जो फ्यूम्स बन रहे हैं वो कौन से कलर का होगा। तो ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट है बेटे। इसको हीट करेंगे तो देखो पहले तो रिएक्शन लिख लेता हूं मैं कि PbNO3 ट्वाइस, इसको हीट कर रहे हैं। इसको क्या करते हैं बेटे, हम हीट कर देते हैं। हीट कर दिया तो क्या बन रहा, PbO साथ में NO2, क्या बना, PbO
साथ में NO2 और O2, ठीक है। तो हीट किया, तो यहाँ पे जो फ्यूम्स बोल रहा है वो कौन से कलर के, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। किस कलर के बनेंगे बेटे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। ब्राउन कलर के फ्यूम्स क्यों बनेंगे, और वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे किसके, वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे बेटे NO2 के, ठीक है। तो कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कह रहे हैं कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन। तो देखो हमने क्या किया, हीट किया, और हमारे पास एक ही सिंगल कंपाउंड था और उसको हीट किया, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है बेटे, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज पूछा हुआ है, बैलेंस रिएक्शन बोल रखा लिखने के लिए, तो रिएक्शन तो हमने लिख लिया, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो जरा पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे पीबी कितने हैं, एक है, यहाँ पे पीबी एक है, यहाँ पे एन कितने हैं, दो है, यहाँ पे एन कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, टोटल 6 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, तो 4, 5। तो इसको 6 बनाने के लिए मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो देखो पीबी और एन वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। तो पीबी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, तो पीबी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एन यहाँ पे कितना हो रहा है, एन यहाँ पे 4 हो रहा है। एन कितना हो रहा है बेटे, 4 हो रहा है। तो लेकिन एन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैं इसको 4 बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 लिख दिया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो एन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो 6, 12 हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो 2, 8, 10, 12, ठीक है। तो ये बैलेंस भी हो गई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटे। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। क्या बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, MnO2 था। क्या था, MnO2 था। इससे बन गया MnCl2 बन गया। क्या बन गया, MnCl2 बन गया। तो इससे क्या हुआ है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका क्या हुआ बेटे, रिडक्शन। यहाँ पे HCl था, HCl था, और यहां से ये बन गया Cl बन गया, ठीक है। तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ था। अच्छा जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया बेटे, MnO2, ठीक है। मतलब जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। मेंशन द pH of aqueous solution of the following salts as 7, more than 7, less than 7, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो सॉल्ट गिवन है, देखो ये दो सॉल्ट गिवन है, एक है NH4Cl और दूसरा है NaNO3। कह रहे हैं कि इनका pH लिखना है। क्या लिखना है बेटा, इनका हमें pH लिखना है कि 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा। तो देखो ये है हमारे पास NH4Cl है। क्या है, NH4Cl, NH4Cl है। दूसरा है NaNO3। अब जरा देखो बेटे, यहाँ पे NH4Cl है हमारे पास, क्या है कंपाउंड, NH4Cl। अब अगर कोई भी वैसे ये सॉल्ट है, तो जनरली जो भी सॉल्ट होंगे उसमें जो कैटाइनिक पार्ट होता है वो बेस का होता है, और जो एनाइनिक पार्ट होता है वो एसिड का होता है। तो जैसे हमारे पास ये सॉल्ट है, तो ये क्या है, ये कैटाइनिक पार्ट है, तो ये बेस से मिला होगा। ये एनाइनिक पार्ट है, ये किससे मिला होगा, ये एसिड से मिला होगा। तो ये कैटाइनिक पार्ट है, तो NH4, इसमें अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या हो गया, बेस। इसमें HCl है, मतलब Cl है, इसके साथ H लगा दो तो ये एसिड हो गया। ये कैसा एसिड है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा बेस है, ये है वीक बेस। ये कैसा बेस है बेटे, वीक बेस है। ये वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट मिलता है वो कैसा होता है, वो होता है बेटे एसिडिक सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट है, ये अगर एसिडिक सॉल्ट है, तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7, ठीक है। तो इसका पीएच लेस देन 7 होगा, इसका पीएच, ठीक है। अब दूसरा जो कंपाउंड है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे Na
बेस से मिला हुआ है, बेस बनाने के लिए OH जोड़ देते हैं, ये बेस हो गया। ये NO3 एसिड से मिला हुआ है, HNO3 ये एसिड हो गया। ये कैसा एसिड है, ये कैसा बेस है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा एसिड है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला न्यूट्रल सॉल्ट, अब न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इसका पीएच किसके बराबर आएगा, 7। ठीक है, तो NH4Cl का पीएच 7 से कम और NaNO3 का पीएच 7 से मतलब 7 के बराबर। ठीक है, तो अगर देखो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको तो दिमाग में एक चीज रखनी है, ध्यान रखना है कि भैया जो कैटाइनिक पॉजिटिव पार्ट किसी भी कंपाउंड में जो आगे लिखा होता है वो कैटाइनिक पार्ट होता है और जो पीछे लिखा होता है वो एनाइनिक पार्ट होता है। तो कैटाइनिक पार्ट मिलता है बेस से और एनाइनिक पार्ट मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से मिला हुआ। ठीक है, और बेस वाला बनाने के लिए जो कैटाइनिक पार्ट है उसमें OH जोड़ दो, एसिड वाले पार्ट को मतलब जो एनाइनिक पार्ट है उसमें H जोड़ दो तो आपको एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, टू सॉल्यूशंस A एंड B, एक का पीएच, ए का पीएच कितना है बेटे, इसका पीएच है 3 और इसका पीएच कितना है 10.5, कितना है 10 पॉइंट। विच ऑफ दीज विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, इनमें से कौन ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, तो ब्लू लिटमस को रेड में वो बदलेगा भैया जो एसिड होगा। ठीक है, तो एसिड कौन, ए क्या है एसिड। दूसरा फिनोप्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, कलरलेस से पिंक में कौन बनाएगा, बेस बनाएगा, बेस कौन है बी वाला। ठीक है, तो बी क्या है बेस है, ए क्या है एसिड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। What happen when a nitric acid is added to eggshell? क्या ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हम नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटे, HNO3 को मिलाते हैं किसके साथ, एग शेल मतलब समझते हैं ना, जो अंडे का जो कवरिंग होती है, जो छिलका होता है उसके साथ अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, तो क्या एग शेल होता है क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो क्या होगा, ये क्या है, ये है एसिड, ये क्या है बेटे, ये है एसिड, ये क्या है बेटा, ये है मेटल कार्बोनेट, ये क्या चीज है बेटे, मेटल कार्बोनेट, ये है एसिड, ये है मेटल कार्बोनेट। अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, अगर हम एसिड को मिलाएं मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनता है बेटे, सॉल्ट बनता है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ ही साथ में वाटर। अगर आपको याद हो ये हमने एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या हो गया सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं इसे, यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं, या अगर 2 लगा दूं, ठीक है, आई थिंक चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ है 2, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, कैल्शियम यहाँ है 1, कैल्शियम यहाँ है 1, कार्बन है यहाँ पे 1, कार्बन है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं तो ये हो गया 6 3 9, यहाँ पे देखते हैं 6 3। ठीक है, तो बैलेंस हो गया ये। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड को अगर एक्सेल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तो अगर नाइट्रिक एसिड को एक्सेल के साथ मिलाएंगे तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मैच द इंपॉर्टेंट केमिकल्स गिवन इन द कॉलम ए। देखो इस पे बेस्ड बेटे क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जरूरी ये नहीं कि ये, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं जो, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा बेटे। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड उसका फॉर्मूला कॉमन नेम, जैसे आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा था, बेकिंग सोडा पढ़ा था और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला
और इनका कॉमन नेम। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको मैच करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैच करो। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये जिप्सम है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 होता है। और स्लेट लाइम क्या होता है? ये। ठीक है, तो इस तरीके वाले क्वेश्चंस जरूर करना बेटे। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? देखो, कह रहा है कि जब एसिड वाटर की एब्सेंस में होगा तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों? देखो, जब हम एसिड को मिलाते हैं वाटर के साथ, किसके साथ मिलाते हैं? एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो बेटा ये आयंस में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? आयंस में। किसमें? आयंस में बढ़ जाता है। अब एसिडिक बिहेवियर के लिए आयंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आयंस होना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम वाटर में इसे मिलाते हैं तो जो HCl है, मतलब जो ये एसिड होता है, इनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आयंस में हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है कि व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर? ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई अ मेटल एम। ठीक है, एक टीचर है जो कि एक स्टूडेंट को एक मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलती है, और शी गिव्स देम फॉलोइंग क्लूज, और उन्हें कुछ क्लूज दिए जाते हैं। तो क्या क्या क्लूज हैं? देखो, पहला क्लू है, इट्स ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ HCl एंड NaOH। कह रहा है कि इसका जो ऑक्साइड है ये HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका जो ऑक्साइड होगा वो HCl के साथ और बेस NaOH के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या होता है बेटे? NaOH बेस होता है। ये एसिड है, ये क्या है? ये बेस है। अब कौन से, किसके ऑक्साइड्स एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं? जो एम्फोटेरिक होता है। आपने पढ़े थे कि दो प्रकार के एम्फोटेरिक कंपाउंड्स पढ़े थे। कितने प्रकार के पढ़े थे? दो प्रकार के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़े थे। किस किस का पढ़ा था? एक तो पढ़ा था आपने जिंक ऑक्साइड और Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये पढ़े थे। तो अभी तक बोल रहा है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं दोनों के साथ, HCl और NaOH के साथ। तो अभी हम देखो क्लूज ढूंढ रहे हैं। तो अभी इस क्लू से हमें पता चला कि भैया ये जो कंपाउंड है, ये इसका जो ऑक्साइड है वो कैसा है? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक दोनों होते हैं। अगला क्या कह रहा है? इट कैन बी सॉरी, इट डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। कह रहा है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, मतलब ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मतलब जो आपके पास जो ये मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। किससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इसे? इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं किनको? एक्टिव मेटल्स को। किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दोनों में से ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है? Al। ठीक है, और Al ही स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता भैया। ठीक है, तो जो ये आइडेंटिफाई द मेटल, मेटल कौन सा हो गया? ये हो गया है Al, एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सा मेटल हो गया? एल्यूमिनियम। अगला क्या रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद HCl एंड NaOH। ठीक है, किसका रिएक्शन लिखना है? मेटल, उस मेटल का रिएक्शन लिखना है किसके साथ? HCl के साथ लिखना है और NaOH के साथ लिखना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो Al प्लस HCl क्या देगा ये? AlCl3
और साथ में H2। ठीक है, तो आप इसे बैलेंस करेंगे, आप बैलेंस कर लो। ठीक है, अगर NaOH के साथ करेंगे तो Al प्लस NaOH। तो क्या देगा ये, NaAlO2 साथ में H2। ठीक है, आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा, इसको भी आप क्या करेंगे, बैलेंस। ठीक है, लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टिव विद आयरन ऑक्साइड। कह रहे हैं कि अगर इस मेटल को अगर हम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम इस मेटल को आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो Al है ये Fe को क्या करता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो Al2O3 और प्लस Fe। अच्छा, ये जो रिएक्शन दिख रही है और साथ में हीट भी रिलीज होती है, वैसे ये जो रिएक्शन दिख रही है बेटे आपको यहाँ पे, ये थर्माइट रिएक्शन भी है। क्या है ये, थर्माइट रिएक्शन है बेटे। ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, आपने थर्माइट वेल्डिंग सुना होगा, तो थर्माइट वेल्डिंग जैसे रेलवे ट्रैक्स में जो जॉइंट्स जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग किया जाता है उसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग कहा जाता है उसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग KCl एंड CaO। ठीक है, हमें इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो भैया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो K के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो बनेगा क्या, K प्लस, और ये हो जाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया KCl। ठीक है, दूसरा था CaO के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसे डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा Ca2 प्लस, और ये हो जाएगा O 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक X है और एक Y है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इसका 2,7 है, इसका 2,8,1 है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम X और Y। कह रहा है कि X और Y के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो X है हमारे पास 2,7, X कितना है बेटे, X है हमारे पास 2,7, Y है हमारे पास 2,8,1, Y कितना है हमारे पास, Y है 2,8,1। अब देखो, जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो हमने पहली कंडीशन पढ़ रखी है कि भैया बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अच्छा, और जो ये Y वाला है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते। तो ये जो अपने 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2,8। इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो गया 2,8, ये भी 2,8 हो गया इसका, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। अब ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, YX। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा, YX। ये किस प्रकार का कंपाउंड है, ये है बेटे आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। क्यों है ये आयनिक कंपाउंड बेटे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसकी वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। किसकी वजह से बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हम ये कुछ क्वेश्चन है इनको एक्सप्लेन करना है। क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विच does not conduct electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in molten state as well as in aqueous state। कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है, क्या है बेटे, सोडियम क्लोराइड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है
जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? किन कारण की वजह से ये मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है? तो देखो बेटे, आपके पास जो पहला है उसका क्या आंसर है। जैसे हमारे पास NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये आयंस के फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन जब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको मोल्टन स्टेट में बनाएंगे तो Na+Cl- में बन जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या बन गया, ये आयंस बन गया। क्या बन गया, ये आयंस में। अब सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटे कि पूरा कंपाउंड रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, आयंस की जरूरत होती है। तो आप इसमें आंसर सिंपल सा क्या लिखोगे, इन एक्वस स्टेट या फिर इन मोल्टन स्टेट कंपाउंड्स ब्रेक्स इनटू आयंस, आयंस में बढ़ जाता है, और जो आयंस होते हैं वही काम करते हैं, उन्हीं की वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस एट इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। कह रहे हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम को, किसको, एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। क्यों? उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्यों? तो इसलिए हो जाती है क्योंकि बेटे जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये कैसा होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही हम एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड में डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो उसके बाहर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। किसकी लेयर आ जाती है, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो जो अपर वाला जो एल्यूमिनियम होगा उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, घट जाएगी। अगला कह रहा है, मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं पाए जाते हैं भैया फ्री स्टेट में? क्योंकि ये कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव होंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। क्या रखते हैं, बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये बॉन्ड बना लेंगे। क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, इस वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, और दूसरी चीज कि भैया इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इस वजह से भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When a metal X is treated with cold water, क्या कह रहे हैं कि जब आप मेटल X को कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, इट गिव्स बेसिक सॉल्ट वाई। मतलब एक मेटल X है, जब आप इसे कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये क्या दे रहा है, एक कंपाउंड Y दे रहा है। अच्छा, जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, XOH बोल रहा है कि XOH फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40, और लिबरेट्स गैस Z विच इजिली कैचेस फायर। ठीक है, और साथ में एक गैस Z को लिबरेट कर रहा है जो कि आसानी से फायर कैच कर लेती है। ठीक है, तो हमें X, Y और Z बताना है। तो देखो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, मास गिवन है 40। कितना गिवन है, 40। अब इस कंपाउंड का मास 40 गिवन है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी इसका मास मान लेते हैं X है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। इन सबको टोटल किया तो 40 आया। ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 माइनस 17 कितना हो गया, 23। तो मतलब जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब उसका मास कितना है, 23। अब ये 23 होता है किसका है, ये होता है सोडियम का। तो मतलब जो X है ये क्या है हमारे पास, ये हो गया सोडियम। जो X है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम। जो Y है ये क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो Z है, Z क्या होगा, Z होगा H2 गैस। क्या होगी, Z H2 गैस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल। कह रहा है कि हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल ये होता है ना, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। ये इथेनॉल है, इसके साथ हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड है ना।
कितना टेम्परेचर है 443 केल्विन। अब जैसे ही हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेंगे तो यहां से H और यहां से OH क्या हो गया बेटे, चला गया, H2O बना लिया। अब यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली रह गया, इसका एक बॉन्ड खाली रह गया, तो इन्होंने आपस में बना लिया बेटा डबल बॉन्ड, ऐसा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसने यहाँ पे से H2O हटाया, क्या निकाला, H2O हटाया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब वाटर का मॉलिक्यूल निकाला तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या हो गया बेटे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। क्यों हो गया ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भैया, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन में हेल्प कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं कंप्लीट। तो देखो ये तो क्या है, ये ईस्टर है, इसको NaOH के साथ मिलाया तो ये जो बॉन्ड है यहां से टूटेगा और ये बन जाएगा CH3COO Na। ठीक है, और जो ये OH है ये इसके साथ लग जाएगा C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये है एसिड, देखो ये क्या है, एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये क्या है, बेस है। यहाँ पे अगर एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे बनेगा CH3COONA, ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। साथ में वाटर H2O, ये क्या हो गया, वाटर। ठीक है, अच्छा अगला है कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा ये क्या है बेटे, ये जो रिएक्शन है, इसके लिए, इसको समझने के लिए हम पहले इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम बना लेते हैं इसको इस फॉर्म में। ठीक है, ये ऐसा, ये इधर वाला एसिटिक एसिड, और यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है बेटे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये यहाँ से ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेगा, यहाँ से H निकाल लिया और यहाँ से इसने OH निकाल लिया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा, देखो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे साथ में H2O तो हो गई, और क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3, ये CH3, ये हो गया COO, अब ये COO, देखो CH3 ये हो गया, COO ये हो गया। अब यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा CH2 और CH3, CH2 और CH3। ये क्या होता है, ये ईस्टर होता है, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड CH3 COO CH2 CH3। तो ये ईस्टर क्या, और जो ये रिएक्शन है ये एस्ट्रिफिकेशन है बेटे। क्या है ये, एस्ट्रिफिकेशन है, इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं बेटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, कह रहे कि इनमें से कौन सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करता है, किसको, सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करता है। तो होमोलॉगस सीरीज की कंडीशन क्या है बेटे, होमोलॉगस सीरीज की कंडीशन ये है कि भैया पहले तो इनमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि दो कंपाउंड्स में CH2 का गैप होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो अभी मैंने 2 पॉइंट्स बोले वह उन्हीं के हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो होमोलॉगस की प्रॉपर्टीज जरूर याद करना बेटे। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा होमोलॉगस सीरीज पे बेस्ड, तो जब तक आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा सेम है। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है ना, ये देखो पूरा। ठीक है, तो ये दोनों एक सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। ये वाला सेम होमोलॉगस सीरीज का नहीं है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, ये वाले भी सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये वाले पहला वाला तो कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ये भी सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है भैया, ये पहला वाला अल्कोहल है और ये क्या है, ये है कीटोन है। ठीक है, तो ये नहीं, ये कीटोन भी नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये तो कुछ और है, ईथर है वैसे ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और देखोगे तो CH2 का गैप भी है, देखो एक कार्बन कम है और 2 हाइड्रोजन कम है, तो CH2 का गैप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why do we prefer to use convex mirror
mirror instead of a plain mirror as a rear view mirror. Illustrate your answer with the help of ray diagram. क्यों यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को? क्यों यूज करते हैं भैया? क्यों? क्योंकि भैया ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर वाइड एरिया को कवर करता है। क्या करता है? ये वाइड एरिया को कवर करता है, मतलब एक मिरर में हम वाइड एरिया को देख सकते हैं। कैसे? जरा मान लेते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से, मतलब जो दूर का जो एरिया है वहां से इस तरीके से रेज आ रही है, ऐसे 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 रेज आई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, इस तरीके से टकरा के गई। यहाँ पे इस जगह पे क्या है बेटे, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास देखो ये है एरिया, ये पूरा ये एरिया है, ठीक है। ड्राइवर, ये मिरर लगा हुआ है, ड्राइवर कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किसको कवर करता है? ये वाइड एरिया को। ये क्या करता है? वाइड एरिया को कवर कर लेता है। इसलिए जो व्हीकल्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। A light ray incident on a rectangular glass slab after emerging from the opposite parallel face. It is found that, देखो क्या रहा है कि देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये इस तरीके से क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये ठीक है, ये ऐसा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इससे ऐसे रे आती है ऐसे, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ चला गया। अब ये ऐसे दूर चला गया। अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा, दोनों पैरेलल होती। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ एमर्जेंट। तो देखो जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में निकल जाती है, एमर्जेंट सेम होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में बराबर होते हैं, ठीक है। देखो हमारा पहला मीडियम और थर्ड मीडियम सेम है, फर्स्ट और थर्ड मीडियम क्या है, सेम। अगर कभी भी ऐसा होगा कि फर्स्ट मीडियम थर्ड मीडियम सेम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या रहेगा बेटे, बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन थ्री मीडिया ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65 और 1.46। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विल बी फास्टर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि C अपॉन V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी, कम, और वाइस वर्सा इसका उल्टा भी होगा कि भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। पूछ रहा था मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विल बी द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, सबसे ज्यादा लाइट उसमें ट्रेवल करेगी भैया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और सबसे कम किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है सबसे कम। तो लाइट सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, ए में, ठीक है। तो ध्यान रखना जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। An object is kept at a distance of 18 centimeter, 20 centimeter, 22 centimeter and 30 centimeter respectively from a lens of power, ठीक है। एक लेंस है जिसका पावर कितना है बेटे, 5 डायोप्टर। एक लेंस है जिसका पावर कितना गिवन है, 5 डायोप्टर गिवन है। अच्छा अगर मैं यहां से फोकल लेंथ निकाल लूं तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, ठीक है। तो 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2, लेकिन मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंस है इसका पावर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कह रहा है इन विच ऑफ द केस और केसेस विल यू विल गेट मैग्नीफाइड इमेज। अब कह रहा है कि इनमें से किस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब जरा देखो इसको समझने के लिए मैं पहले लेंस बना लेता हूं, ये लेंस बना दिया,
ये पावर, ये फोकल लेंथ बना दिया 20 और ये 40 बना दिया, ठीक है। इधर हमने 20 बना दिया और इधर हमने 40, और ये 2f हो गया, ठीक है। अब इसमें 4 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी पोजीशंस पे रखा हुआ है बेटे? 4। एक तो 18 पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 20 के बीच में यही तो होगा, 18 यही तो पड़ेगा। एक 20 पे रखा हुआ है, ये 20 पे। फिर एक रखा है 22 पे, जो थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, ठीक है। एक रखा हुआ है 30 पे, 30 मतलब इधर ही कहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन विच केस ऑफ वुड यू गेट मैग्निफाइड इमेज। अब इनमें से किस केस में मैग्निफाइड इमेज बनती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन कौन से हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। अब देखो, जब आप f फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो मैग्निफाइड इमेज बनती है, मतलब 18 वाले पे तो मैग्निफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। 18 वाले पे मैग्निफाइड इमेज बनेगी। अगला क्या कह रहा है, 20 पे भी मैग्निफाइड इमेज बनती है, ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल f और 2f के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो भैया तब भी मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो 22 पे भी मैग्निफाइड इमेज बनेगी और 30 पे भी, मतलब चारों केसेस में कैसी इमेज बनेगी, मैग्निफाइड इमेज बनेगी, चारों में बनेगी भैया मैग्निफाइड इमेज। आगे क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द मैग्निफाइड इमेज कैन बी गॉट ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। तो देखो, ये वाली जो होती है पहली वाली, ये तो कैसी होती है बेटा, ये तो वर्चुअल होती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट, इस वाले में इमेज वर्चुअल होती है, तो ये वाली तो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। ये वाली इंफिनिटी पे बनती है। कैसे बनती है? इंफिनिटी पे। तो इसको भी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना मतलब बहुत डिफिकल्ट। तो कौन से वाले केसेस बच गए? अब ये 2 केसेस बच गए। ये रियल इमेज बनती है इसमें, और इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नीफाइड है, स्क्रीन पे भी ऑब्टेन की जा सकती है, और बाकी मैग्नीफाइड तो इन चारों ही केसेस में बनेगी इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट। आइडेंटिफाई द विजन डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो यहां पे क्या है कि हमारे पास एक डिफेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? एक डिफेक्ट दे रखा है जिसमें जो रेज हैं वो देखो रेटिना के आगे मिल रही हैं। कहां मिल रही है बेटा? रेटिना के आगे मिल रही हैं, मतलब इमेज यहां बन रही है, ठीक है, इसमें यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे जो बात हो रही है एन, एन इज फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में डिफेक्ट है भैया। अब नियर पॉइंट में डिफेक्ट है तो नियर पॉइंट में डिफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया बेटा? ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। क्यों हुआ ये हाइपरमेट्रोपिया? क्योंकि भैया यहाँ पे जो डिफेक्ट है नियर पॉइंट में है, ठीक है, नियर पॉइंट में डिफेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। भैया आंसर यही है भैया नियर पॉइंट में डिफेक्ट होता है। नियर पॉइंट में जब डिफेक्ट होता है वो मतलब पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, वो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। अब गिव 2 पॉसिबल रीजन, मतलब मतलब किन कारणों की वजह से ये हो सकता है। अब देखो इसके 2 कारण हैं। पहला पहला कि आई बॉल का साइज घट जाए। क्या है? साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस, ठीक है, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाए। या फिर फोकल लेंथ इंक्रीजेस। क्या? फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ बढ़ गया होगा, या फिर जो आई बॉल है उसका साइज घट गया होगा। इन 2 कारणों की वजह से ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। हाउ कैन वी रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट? किस तरीके से इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो भैया हाइपरमेट्रोपिया को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको करेक्ट करते हैं। तो देखो यहां पे क्या था, यहां पे हम एक लेंस यूज करेंगे। आप नया डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। तो यहां पे हम लेंस ऐसे यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। अब जो रेज यहां जो वो हो रही इंटरसेक्ट, वो अब रेज यहां ना इंटरसेक्ट होके कहां इंटरसेक्ट होंगी? रेटिना पे इंटरसेक्ट होंगी। इस तरीके से ये यहाँ पर रेटिना पे इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना लेना, ठीक है। तो जैसे भी हमने इसमें हाइपरमेट्रोपिया का पढ़ा बेटे, इसी तरीके से
मायोपिया का क्वेश्चन भी जरूर करना, ठीक है, मायोपिया का क्वेश्चन भी बेटे जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द given circuit resistor A and B are made up of same material and are of same length but A is thicker। देखो देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि दो है रजिस्टर है, एक A है और एक B है, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का ये क्या हो गया सेम, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है बेटे, लेकिन यहां पे बोल रहा है A इज थिकर, A क्या है, ए कैसा है, ए थिकर है, ए थोड़ा सा मोटा है बी से, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, ये होता है, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये ए वाला क्या है, थिक है ना, ए वाला थिक है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा बी वाले से। तो ए का एरिया ज्यादा था तो बेटा एरिया ज्यादा हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो ए का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। ए का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और बी का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। अगला आगे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द टू एमीटर्स विल शो अ हायर रीडिंग, मतलब दोनों में से ज्यादा रीडिंग किसमें होगी। देखो यहां का रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर बी है। अब आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए है वो क्या है, बी से कम है, ए का रेजिस्टेंस बी से कम। अब ए का रेजिस्टेंस बी से कम है तो जो ए है ये क्या करेगा, ये इसमें करंट क्या फ्लो होगी, इसमें ज्यादा फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही कम करंट। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, कम करंट इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब जो A1 है इसका एरिया क्या हो जाए, मतलब इसका A1 है इसकी रीडिंग क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो A1 ज्यादा है, मतलब A1 मतलब I1 जो यहां से निकलेगी वो I1 क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आप इसमें रीजन लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि भैया जो रेजिस्टेंस A है उसका मतलब जो A है उसका रेजिस्टेंस क्या है, B से कम है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा करंट उसके थ्रू फ्लो होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट है, रमन वांट्स टू ड्रॉ द ग्राफ टू शो हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंज विद लेंथ ऑफ द वायर, what should his graph look like। कह रहा है कि जो रमन है वो प्लॉट करना चाह रहा है किसको, रेजिस्टिविटी और लेंथ का ग्राफ, किसका बीच का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा है, रेजिस्टिविटी और लेंथ के बीच का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा है। अब उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके का दिखाई देगा। अब जरा एक एक करके सारे ग्राफ को समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखोगे तो यहाँ रेजिस्टिविटी है, यहाँ लेंथ है, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी और जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है इस वाले ग्राफ के हिसाब से। नहीं भैया, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। और जो पहला ग्राफ है इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, नहीं। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है कह रहा है कि भैया लेंथ कांस्टेंट रखा है, ये इसका मतलब देखो अगर समझना इस चीज को कि अगर मैं इसमें 2 पॉइंट्स ले लूं, क्या ले लूं, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ले लिए, मान लेते हैं यहाँ की रेजिस्टिविटी ρ1 है, लेंथ तो सेम है, लेंथ ρ1 रेजिस्टिविटी ρ1 है, लेंथ L है, यहाँ की रेजिस्टिविटी ρ2 है, लेंथ L2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटे, मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, तो अगर लेंथ सेम है, देखो इसका मतलब क्या है, लेंथ सेम है, तो अगर मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, तो रेजिस्टिविटी अलग नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ भी गलत है। ये वाला ग्राफ कह रहा है कि भैया जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी घटती जा रही है, ये भी गलत है, ठीक है। लास्ट वाले अगर ग्राफ को देखेंगे तो लास्ट वाला ग्राफ क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ मान लेते हैं L1 है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L2 है। देखो रो क्यों हो गया, रो क्यों, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे ये चेक करोगे देखो, तो ये क्या है, ये ग्राफ सही है कि भैया आप लेंथ जितना भी चेंज करोगे, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, ये वाले सर्किट को हम कंसिडर करेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा है विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है कि इनमें से कौन से दो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं इस चीज को। देखो, अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं कि करंट यहां से इस वाले पार्ट में आ रही है, करंट यहां पे आई। ठीक है, तो करंट हमेशा फॉलो करता है कैसा रास्ता, आसान रास्ता फॉलो करेगा। अब करंट के पास ये वाला पाथ है ना, देखो करंट अगर बाई चांस अगर मैं यहां से लेके आऊं, करंट यहां से लेके आया, ये ऐसे लेके आया, ये करंट आया, ये करंट आई, ये करंट आई, ये इसमें आई करंट। अभी तो पहले तो देखो कि जितनी 5 में आ रही करंट उतनी ही करंट 4 में आ रही ना। देखो यहां से करंट ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी। तो जितनी करंट 5 में उतनी ही करंट किस में, 4 में। अब ये 5 और 4 में करंट सेम है, तो दोनों के दोनों सीरीज में हो गए। R4 और R5 कैसे हो गए बेटे, सीरीज में। कह रहा है विच ऑफ द टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, पैरेलल में कौन है। अब देखो जैसे ये करंट आई यहां से, ये करंट आई, अब ये करंट दो भागों में बढ़ गई, इसमें और इसमें। एक तो इस वाले पार्ट में चलेगी कुछ, और कुछ इस वाले पार्ट में चलेगी। अब इन दोनों में करंट डिवाइड हो जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, मतलब R2 और R3 ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कह रहा है इफ एवरी रजिस्टर ऑफ द सर्किट इज ऑफ 2 ओम व्हाट इज द करंट। कह रहा है कि अगर हर एक रजिस्टर 2 ओम का है तो करंट कितनी होगी। अब देखो यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, करंट हमेशा आसान रास्ते को फॉलो करेगी। तो भैया ये यहां से जो करंट आ रही थी R3 के जो आ रही थी वो तो इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब जो R2 से आ रही थी करंट, उसके पास दो रास्ते हैं, इस वाले पॉइंट पे पहुंच के दो रास्ते मिले, एक यहां से जाए या यहां से जाए। तो मैंने क्या कहा कि भैया करंट हमेशा आसान रास्ते को चूज करेगी, डिफिकल्ट रास्ते को चूज नहीं करेगी। तो भैया इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। वो जो करंट R2 से आ रही थी वो करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और दोनों के दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। इसका मतलब जो ये R1 है ये किसी काम का रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो R1 है रेजिस्टेंस, ये किसी काम का नहीं है। ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हटा देंगे हम यहां से। ठीक है, अब अगर कह रहे हैं कि इसमें करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है, और कह रहे हैं कि सभी 2 ओम के, सभी के सभी रेजिस्टेंसेस 2 ओम के हैं। ठीक है, करंट निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये तो सीरीज में, और ये टू आपस में पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके पैरेलल वालों का आंसर कितना मिलेगा हमें, 1 ओम। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आंसर कितना मिलेगा बेटा, हमें 1 ओम मिलेगा इन दोनों का आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये टू, इनका जो 1 आया वो, और ये 2, ये आपस में तीनों के तीनों सीरीज में, और R1 यहाँ पे सर्किट में है ही नहीं। क्यों, क्योंकि R1 का काम ही नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 इन दोनों का जब सॉल्व किया, इसका जो 1 आया और जो ये 2 है ये आपस में सीरीज में है, और यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, समझना इस चीज को कि भैया कि यहां से करंट आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, तो इसके थ्रू करंट आई, ये करंट दो भागों में डिवाइड हुई थी, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए थे। ये 2 था, ये भी 2 था, इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व करने पे इनका रेजिस्टेंस मिला 1। ये 1, ये 2 और ये 2, ये टू और ये 1 आपस में तीनों के तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, ऐड कर दिया हमने। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम। अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई R। V कितना है, 5 है, 5 है ना, देखो लिखा हुआ है 5। R कितना है, R भी 5 गिवन है, सॉल्व किया तो 1 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 3 VI graphs are drawn individually for the two resistors in series and parallel. Out of A, B and C, which one represents series combination and which of the other two? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि the 3 VI ग्राफ आर किस किस के लिए ड्रॉ किया गया, इंडिविजुअल के लिए ड्रॉ किया गया और सीरीज वालों के लिए ड्रॉ किया गया। तो कह रहा है, देखो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, क्या है, दो रजिस्टर्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ A B C विच सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू।
ठीक है, तो दो रेजिस्टर्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक है R1 और दूसरा है R2। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज वालों का क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज में मैक्सिमम आता है बेटे। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास तीन ग्राफ है, तीनों में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा कैसे पता चलेगा भैया, देखो ये है वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ का स्लोप अगर देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस देता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस ये हो गया और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, सी का है ना। देखो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सी का है। सबसे ज्यादा स्लोप सी का है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सी का है ना। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो गया है, सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया। अब सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यही रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, सीरीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला सीरीज का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would not experience a force while moving perpendicular to a uniform magnetic field? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके चेक करते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटे, ये होता है न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा तो ये मूव करेगा, तो इसकी वजह से कोई करंट बनेगी नहीं, कोई करंट नहीं बनेगी तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर ये। अल्फा पार्टिकल हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि बोल रहा कि किस पे फोर्स नहीं लगेगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस पे फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे भी फोर्स लगेगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो इस पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा, और न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा हमारे पास, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Which of the following property of a proton, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? ठीक है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, तो अगर बाय चांस ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके से ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें कोई प्रोटॉन मूव करेगा, ठीक है, प्रोटॉन मूव करेगा तो ये अपने पाथ से ऐसे मूव करने लगेगा, डिफ्लेक्ट होगा बेटा। ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, बेसिकली इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा कि जैसे ये मूव करेगा, जैसे ही ये मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा चेंज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों चीजें इसमें, डायरेक्शन भी है साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मतलब स्पीड की वैल्यू जो होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि p इज इक्वल्स टू mv होता है। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एंटर करता है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ में मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। कह रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम कब होगा बेटे, जब वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कौन कौन परपेंडिकुलर होगा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन, दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखोगे तो फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उस पर फोर्स मैक्सिमम आएगा।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इंक्रीज? क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? ठीक है, तो पहला फैक्टर, करंट को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। हमें यही तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, क्या है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे? करंट बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे। एक और, मटेरियल चेंज करके, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल यूज करके, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करके, ठीक है, मटेरियल हम क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। तो सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है, तो हम करंट बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आना आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पूरी तरीके से करना है, ढंग से करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, बाय बाय।